जो ये आपका एटम है बेटा, मेटल टारगेट का एक एटम दिखाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है जो आपने वहां से काइनेटिक एनर्जी से भेजा है, तो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा के वो उसको बाहर निकाल देता है, तो वहां पर क्या होती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर क्या होने वाली है, न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होने वाली है, वैकेंसी आ गई यहाँ पर। तो जब यहाँ पर वैकेंसी आ गई तो दूसरे जो हायर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है ना, पहले तो ये समझो, देखो वैकेंसी आ गई तो एक तरह से एटम की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हायर एनर्जी स्टेट में मेक ए ट्रांजिशन। पहले ये समझिए आप कि यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस तरह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन जब इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है ना, देखिए मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ एनर्जी लेवल्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स लगे रहते हैं इसमें, उस एनर्जी लेवल को मैं जीरो एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ, कि वहां पर कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन बट अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी चाहिए क्योंकि रोक रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम ही तो ये है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देना है कहीं। तो आपको बिना एनर्जी दिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किस में देनी पड़ेगी, अगर आपको के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। बहुत ध्यान से सुनिए बेटा इस बात को, ये वैसा नहीं है हाइड्रोजन एनर्जी लेवल जैसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। जो ये मैं लेवल बना रहा हूँ, ये जैसे आपने बोर मॉडल में पढ़ा है उस तरीके एनर्जी लेवल्स नहीं है, ठीक है। मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, कि जब इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सारे इंटैक्ट है उस केस में मैं इसको रेफरेंस को जीरो ले रहा हूँ। अब आपने अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से निकाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर के शेल से निकाला है तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, एल से निकालने में कम, उससे ऊपर और कम। तो इसलिए मैं ई के एनर्जी लेवल सबसे ऊपर बना रहा हूँ। ई के मतलब, ई के का मतलब है एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन के इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जब उसमें के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ई के में क्या लिख रहा हूँ, ई के में लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन के इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट। ये मैंने ई के वी के लिखी तो होगी डेफिनेशन की, रिप्रेजेंट द व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इंटैक्ट लिखा हुआ है, ई के को मैंने स्पेशली नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ई के मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ई के का मतलब है एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन के इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट। एनर्जी ऑफ एटम व्हेन के इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जब उसमें से के इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। ई एल क्या है, ई एल है एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन कैपिटल एल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जब आपका उसमें से एल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। जब एल शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस सिचुएशन में जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज ई एल, जब के इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, क्योंकि इसमें ई के ज्यादा होगा ई एल से, क्योंकि एल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ बेटा, कि ई के ई एल ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम व्हेन के इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, और ई एल है आपका एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन कैपिटल एल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट। तो ई के सबसे ऊपर है, इससे नीचे क्या बन जाएगा, ई एल बन जाएगा, और बाकी के और नीचे आते जाएंगे। इस तरह के इन एनर्जी लेवल्स हैं, देखिए उससे बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रॉन कूदने या उसका बिल्कुल सिस्टम ही अलग है बेटा, वो बिल्कुल, वो आपके पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम वाली एनर्जी थी, इसका रेफरेंस इनफाइनाइट पे जीरो था, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से एक्सरे में एनर्जी लेवल डिफाइन किए गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन के सारे मतलब एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट हैं तो उसकी एनर्जी कितनी है, जीरो मानिए, ठीक है। अब आपको के शेल निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली होगी, के शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी लेवल फॉर के शेल सबसे हाईएस्ट है। उसमें क्या होता था, -13 पर ऊपर जाते जाते थे, दूर जाते जाते थे न्यूक्लियस से, तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता था। इसमें आप दूर जाते जा रहे हैं, एन सबसे ज्यादा दूर होगी, के सबसे पास है, तो एन का एनर्जी लेवल सबसे कम है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपको, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो गई एटम की, ई के हो गई।
अब ऐसे तो रहेगी नहीं, क्योंकि हर इस अपना कोई भी सिस्टम है वो मिनिमम एनर्जी में रहने की कोशिश करता है। तो जो हायर लेवल्स है उनसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो जो आपकी बोर मॉडल में एनर्जी थी, वो एनर्जी की निकलने की बात नहीं हो रही। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जंप करेगा तो इसमें कौन सी स्टेज में आ जाएगा? पहले एटम की एनर्जी ये थी, अब वैकेंसी कहाँ रह गई? मान लो एल से जंप किया है। सुन रहे बेटा सब ध्यान से? पहले आपकी वैकेंसी किस में थी? के शेल में थी, तब इसकी एनर्जी ई के थी। अब एल शेल से जंप करके वैकेंसी फिल कर दी, तो वैकेंसी कहाँ रह गई? एल में रह गई। तो ये जो एनर्जी पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये आपका एमिट हो जाता है एनर्जी फोटॉन्स के रूप में, जिसको आप क्या कहते हो? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हो। आई बात समझ में? पहले आपके जब इलेक्ट्रॉन आया तो उसने इनर शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है इनर शेल में से, तो वहां पर ये कहीं से भी निकाल सकता, जरूरी नहीं कि ऐसे एल से भी निकाल सकता। तो पहले एल में क्रिएट होगी, फिर ऊपर वाली एम से जंप करेगा। ठीक है ना? तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आपका हायर एनर्जी स्टेट हो गई है एटम की, ईके में आ गया एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो ईके का मतलब क्या है? एटम, जिसकी उस एटम की एनर्जी जिसमें से के शेल में इलेक्ट्रॉन गायब है। तो ये कुछ है नहीं एनर्जी एनर्जी, कोई काइनेटिक पोटेंशियल है, जस्ट रेफरेंस लेवल बताएं जिससे हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस को इंडिकेट करके जो बाहर एनर्जी निकल रही है उसको लिख पाए। ठीक है। अब यहाँ पर ईके में चला गया, जब एल से आया तो एल में वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब एल की जब वैकेंसी क्रिएटेड है उस स्टेज में एटम की एनर्जी क्या है? ई एल है। तो ई के माइनस ई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ई के माइनस ई एल हो जाएगा आपका एच सी बाई लेमडा के अल्फा। तो ये एल के अल्फा, और ये कैसे बोलते हैं इसको भी बता दूं मैं एक बार और डायग्राम बना के। अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है देखो आप। ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लो ये आपकी एनर्जी स्टेट बना रखी है, क्या है आपको मीनिंग क्लियर है कोई के? इस एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन से के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट है, उस स्टेज में क्या एनर्जी लेवल है उस एटम का। ठीक है। जब एन शेल से नॉकड आउट है तो ई एल है, जब एन से नॉकड आउट है तो ई एम है, जब एन से नॉकड आउट है तो ई एन है। तो जब आपका के से निकला हुआ है तो फिर जो एल से एनर्जी फिल, एल से अगर आ गया, ठीक है ना? तो अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन पहली बार इससे निकल गया ना बेटा के शेल से, तो जितनी भी आप कहीं से भी कूदे, एल से कूदे या एम से कूदे, कहलाएगी तो के एक्सरे कहलाएगी, वो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाएगी। ठीक है। बट उसके आगे अल्फा बीटा गामा अकॉर्डिंग इसके लग जाएंगे, कि मान लो एल से कूद के आ रहा है तो वो आपकी के अल्फा एक्सरे हो जाएगी। मान लो एम से कूद के आ रहा है, देखो कूदता है उल्टा है, मैं बनाते इसको एरो को उल्टा है। ठीक है ना? तो आपका एम से कूद के आ रहा है, तो एम से कूद के आ रहा है तो वहां पर क्या कहलाएगी? के बीटा कहलाएगी। अगर जो वैकेंसी के में क्रिएट हुई थी वो एन से कूद के इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस ई के माइनस ई एम निकलेगा, एल एम ई के माइनस ई एन, ई के माइनस ई एन निकलेगा, दैट इज द उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ या उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन क्या कहलाती है? के गामा कहलाती है। तो इस तरह के अल्फा, के बीटा, के गामा। अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन आया आपका बाहर से, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, उसने एल शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट कर दिया। ठीक है। तो अब एल सीरीज की के रे बनेंगी, ये सारी किसकी है? एक्सरेज ऑफ के सीरीज हो गई। एक बार सुन लेंगे फिर नहीं भूलेंगे, एससीवी से पढ़ भी लेंगे एकदम, इतना ही सी बात ही है बस। ठीक है ना? आपने क्या करा, ये क्या बन गई? एक्सरेज ऑफ के सीरीज क्यों कहला रही है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आया था उसने कोलाइड किया था, किसी के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, तो जब जो एक्सरेज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी सारी के सीरीज की एक्सरे कहलाएगी। क्योंकि जब वैकेंसी वहां क्रिएट हो गई है तो उसका जो फिल करेगा वो एल एम एन किसी से भी कर सकता है। एल से इलेक्ट्रॉन फिल करता है तो जो एक्सरेज निकलेगी, ठीक है ना, उसकी एनर्जी कितनी होगी? ई के माइनस ई एल निकलेगी। ठीक है। अगर आपका एम से इलेक्ट्रॉन एम शेल से फिल करेगा तो जो एक्सरेज निकलेगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ई के माइनस ई एम होगी। तो जैसे मैंने लिखा ई के माइनस ई एल इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, मैं और भी तो लिख सकता हूँ। ई के माइनस ई एम, ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या लगाऊं इसके आगे? ई के माइनस ई एम एस सी बाई लेमडा, किसकी लेमडा? के अल्फा, के बीटा या के गामा? ये आपकी के बीटा की हो जाएगी। और इसी तरह ई के माइनस ई एन,
ये आपकी क्या कहलाएगी, एस सी अपॉन लेमडा के गामा हो जाएगी। अब बताओ ई एल माइनस ई एम को क्या लिखेंगे, ई एल माइनस ई एम एनर्जी डिफरेंस को एक्सरे वेवलेंथ की टर्म में क्या लिखूं, ई एल माइनस ई एम का मतलब समझ में आ रहा है, एल में वैकेंसी क्रिएट हुई थी, एम से आके भर रहा है तो क्या होगा, एल अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल अर्पित सही कह रहे हो। और आपकी वैकेंसी एल में क्रिएट हुई है, एन से आके भर रहे हो तो एल बीटा हो जाएगी। बस यहीं तक एल अल्फा तक पूछ सकता है अपन से, इससे आगे कुछ नहीं पूछता है। ठीक है ना, तो एच सी अपॉन एल एम लेमडा ऑफ एल, क्या लिख रहा हूँ, एल अल्फा लेमडा ऑफ एल अल्फा। तो ये वाली जो एक्सरेज है ना बेटा, इस तरह का जो रीजन है, अब इनके ये एनर्जी देखो, इनकी जो एनर्जी है जो बाहर वेवलेंथ आ रही है ई के माइनस ई एल से गवर्न हो रही है। तो बहुत बार कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कौन सी इम्प्योरिटी किसी मेटल में आ गई है, तो हम ये बाहर जो आ रही है वेवलेंथ मेजर करके चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सब फिक्स वैल्यूज हैं इनकी। किसी एटम ये सब वैल्यूज फिक्स कर रखी हैं, ई के ई एल ई एम ई एन, इन सब की वैल्यूज होती हैं। डिपेंड करती है किस तरह का एटम है, किस एलिमेंट का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब फिक्स है। तो बाहर आने वाली एक्सरे से बता देते हैं कि ये किस एलिमेंट से आने वाली एक्सरे हो सकती है, इस एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पर वेवलेंथ निकाल के। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इनको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आपको, कॉन्टिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक